हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हमारा भाग 2 के इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 मुग़ल साम्राज्य के आधे पाठ जब्त और ज़मींदार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अपने सवारों के साथ जो मनसबदार हैं अभियान पर हैं और यहाँ पर शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र जहाँ जागीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्ट अफसर यहाँ कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और एक जो कर अधिकारी है जो कर लेते हैं टैक्स, वो गरीब किसानों को सज़ा दे रहा है। अब जब्त और ज़मींदार। मुग़लों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, जो किसान अपनी उपज में से देते थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वो उस स्थान विशेष के गांव के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुग़ल एक ही शब्द ज़मींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के जो राजस्व मंत्री टोडरमल थे, उन्होंने 10 साल 1570 से 1580 की काला अवधि मतलब समय अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। उन्होंने सारा देखा और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाएगी। अलग अलग जो फसलें होती हैं उनके लिए अलग अलग सूची बनाएगी। राजस्व प्राप्त करने के लिए बनाई गई इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। यह व्यवस्था उन जगह प्रचलित थी जहां मुग़ल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। तो कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुग़ल प्रशासक जो वहाँ के सम्राट थे उनके द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह कर देते थे, विरोध करते थे और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुग़ल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुग़ल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। अब है अकबरनामा और आईन अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में, 3 जिल्द यानी कि 3 जो अलग अलग बनाई गई उसमें लिखा। उसने इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, तीसरी जिल्द आईन अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। तो इसमें समकालीन उसके बराबर के जो भारत, उसके समय का जो भारत था उसमें लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन है। और आईन अकबरी का सबसे रोचक आयाम यानी पक्ष है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। सांख्यिकी यानी अंक के रूप में यह अकबरनामा लेते हुए। फिर है अकबर की नीतियाँ। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे, उनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईन अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था जिन्हें सूबा कहा जाता था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, दीवान कहलाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सैनिक वेतनाधिकारी, सदर धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार सेनानायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी, इन सब का सहयोग प्राप्त था। जहांगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहाँ का खिताब मिला। नूरजहाँ हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत वफादार रही और समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसमें एक और उसके स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे, खिताब यानी कि जो उसको उपाधि मिली थी। दूसरी ओर भाग्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। तो ये देखिए इस तरह से नूरजहाँ का फरमान आदेश है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश है। चौकोर मोहर बताती है उद्दात और महान महारानी नूरजहाँ पातशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं नूरजहाँ पातशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो मतांधता क्या है? ऐसी व्याख्या कथन जिसे अधिकार पूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। तो अकबर के अभिजात जो थे बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे, बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक वो लोग अलग होने लगे। अपनी कुछ स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगे और साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी उनके निजी हितों के कारण कमज़ोर पड़ गई, जो उनके स्वार्थ थे। 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरियों जो रोमन कैथोलिक थे, क्रिश्चियन,
और जरदुश्त धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मानों पर चर्चा शुरू की। ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इबादत खाना यानी कि जब पूजा करते हैं। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति रिवाजों में थी। इस विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतांधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। कट्टर यानी कि जो अपने धर्म का बहुत ही पूरी तरह से पालन करते हैं, शब्द से शब्द तक, एक एक शब्द का। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। अनुभव अकबर को सुलह कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए। सहिष्णुता की यह धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, अपितु उसका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। शासन के सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया। अकबर ने कई संस्कृत ग्रंथों के फारसी में अनुवाद कार्यों को संपन्न कराया। इसके लिए उसने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना या अनुवाद ब्यूरो की स्थापना भी की। महाभारत, रामायण, लीलावती और योग वशिष्ठ जैसे कुछ उल्लेखनीय संस्कृत ग्रंथों को अनुवाद कार्य के लिए चुना गया। रज़्मनामा जो महाभारत का फारसी अनुवाद है में महाभारत की घटनाओं का विस्तृत चित्रांकन है। अब अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने वर्णन किया। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती हैं, विरोधी धर्म के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शियाई की मस्जिद में इकट्ठा होते थे, ईसाई यहूदी की गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। सुलह कुल यानी कि सभी लोगों में क्या हो, सुलह हो, सभी लोगों में सामंजस्य हो। 17वीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई, यानी कि धन में और उसके व्यापार में। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णन होता है, परंतु वही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए, चकित रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके और उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था, यानी कि बहुत ही आधे भी नहीं थे लोग, और बाकी लोगों को मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों किसानों को लाभ होता था, चूंकि वे वस्तुओं और फसल की आपूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादक जो किसान और शिल्पकार थे के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन में औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में जो बहुत अमीर किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और जो महाजन होते हैं, सेठ पैसा लगा देते हैं, जो ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन यानी कि जो उनका बहुत उच्च वर्ग था, के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, पतन यानी कि कमज़ोर होती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किया और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण किया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, मतलब वो एक स्वतंत्र रूप से एक राज्य स्थापित कर चुके थे। अब है अन्यत्र राजा और रानियाँ। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानियाँ थे। इनमें ओटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1566 शामिल हैं। उनके राज्य में ओटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया, ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया। मोरक्को तक उत्तरी अफ्रीका का बहुत सा हिस्सा ओटोमन सत्ता को मानता था। तो सुलेमान ने ओटोमन नौसेना जो जल सेना थी उसका पुनर्गठन किया, मतलब उसको फिर से गठन किया। उसका पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी। सम्राट को अल कानूनी विधि निर्माता यानी जो
कानून निर्माता होता है उसका खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए। इन नियमों का लक्ष्य था कि बढ़ते साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों को बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। बेगार यानी कि बिना पैसे दी जो काम करवाते हैं उसको बेगार बोलते हैं। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्रों में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। अकबर के अन्य समकालीन शासकों के बारे में पता लगाएं। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603, ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास 1588 से 1629 और इससे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक ज़ार इवान चतुर्थ बेसिलयेविच 1530 से 1584, जो इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात है। तो इस तरह से आप इसको याद कीजिए, पढ़िए अच्छे से और जीवन में सफलता प्राप्त कीजिए।